पुनः आप लोगों का स्वागत है। अगेन आई वेलकम ऑल फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स। जैसा कि मॉड्यूल 1 में हमने पढ़ाया था लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, मैं पुनः उसके आगे वाले हिस्सा आज पढ़ाने जा रहा हूं। दैट मीन्स डीके 2 क्लासेस, सेकेंड मॉड्यूल of 1872. Okay, I'm going to discuss about this law of contract at 1872. As we know that the definition of contract is purely mentioned under section 2H, under section 2 small h of Indian Contract Act 1872. What it signifies, what it says, that it says that when two persons agrees to do any legal work or legal activities with a common intention that we will perform a certain work for the certain period, for the certain purpose, for the certain object, and they agreed to do something, legal activities. When these legal activities proposed by one person and accepted by other, that means suppose there is A and B, when A gives his proposal to B and simultaneously B accepted it, then it becomes an agreement. Acceptance may be verbal or written. When there will be acceptance, there must be an agreement. Either it will be verbal or written. चलिए मैं आपको अंडर सेक्शन 2H के बारे में फिर से दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। अंडर सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्लियरली कहा गया है, जब दो पर्सन एक लीगल वर्क करने के लिए एग्रीज होता है, जिसमें एक आदमी सपोज ए बी को कुछ प्रपोजल देता है, जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्टेड होता है, इट बिकम्स प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस जैसे ही होता है, ये या तो वर्बल होगा या तो रिटन होगा। जैसे ही वर्बल comes to in word, it becomes an agreement. This agreement term in future as a contract. So in section 2H, it is specified that an agreement enforceable by law is a contract. मैं आप सभी का आज फिर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन लोगों ने कल मेरी पहली क्लास लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ढेर सारी शेयर किए हैं और सब्सक्राइब किए हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, पैंडेमिक सिचुएशन में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, मीन्स स्टडी फ्रॉम होम हो रहा है। मैं चाहूंगा कि जितने मेरे फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स स्टूडेंट हैं, आप कृपया ध्यान से, मन से मेरी लॉ पेपर को पढ़ेंगे और अच्छा से समझेंगे। मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको आपकी अपनी भाषा में, आइदर इट में बी इंग्लिश और योर रीजनल लैंग्वेज में समझा सकूं। तो अब सेक्शन 2H में तो कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन मिल गया। एक यहां से बात है जो बार बार समझा रहा था, मैं एक उदाहरण से जल्दी से आपको समझा दूं। मैं एक उदाहरण से आपको जल्दी समझाता हूं, ठीक है? जो उदाहरण मैं बार बार देता हूं, फिर मैं एक बार दे रहा हूं ताकि आप लोग ठीक से समझ लें। जैसे ए ने बी को एक ऑफर दिया, जिस प्रपोज किया, बी डिनाई कर दिया, बात खत्म हो गई। जैसे ही बी ने इसे एक्सेप्ट किया, तो ये प्रपोजल प्रॉमिस बन गया, ये प्रपोजल प्रॉमिस बन गया। ये प्रॉमिस या तो
ओरल होगा या रिटेन होगा। ठीक है, ओरल होगा तो इन फ्यूचर यहां एक क्रिटिकलिटी आती है हमारे लॉ में, इन फ्यूचर ये डिनाइल भी हो सकता, इन फ्यूचर ये डिनाइल भी हो सकता, इसलिए मैं इसको पूरी तरह से नहीं मानता। लेकिन रिटेन होगा तो ये ओके, रिटेन होगा तो ये ओके। रिटेन भी दो तरह से होती है, एक रजिस्टर्ड होती है और दूसरा होती है नॉन रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। ठीक है, ये बात होगी। तो ये रही बात ऑफर से आकर के, प्रपोजल से आकर के एक्सेप्टेंस तक की बात। तो ये सारी प्रक्रिया को ही हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अंडर द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां एक क्वेश्चन बनती है आप सभी के लिए, जिसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। ठीक है, धीरे धीरे हंसते हंसते आप लोग क्लास को देखिए। देखिए, एग्रीमेंट में एक ऑफर होना चाहिए और वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये दो इंग्रेडिएंट, ये दो मसाले होना ही चाहिए, इसके बिना ये नहीं होगा। और एक और बात जो हमने इसके पहले प्रीवियस क्लासेस में बता दिया था कि जो कुछ भी होगा अंडर सेक्शन 10 ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्लियरली कहा गया था, इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जब भी होगा इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना होना चाहिए, फुलफिल करना होना चाहिए, तभी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आज मैं सेकेंड क्लासेस में आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने क्लासिफिकेशन होते हैं। आप लोग अगर इसे नोट कर ले तो मैं इसे फिर मिटाना चाहता हूं। लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो अब तो सर ने बता दिया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इसेंशियल्स क्या होता है। अब इतने टाइप की क्लासिफिकेशन होते हैं, ये आपको देखना है। तो ठीक है, चलिए बताता हूं। लेट्स कम टू स्टार्ट जेनेरिक क्लासेस, improved classes and full of energy classes. Again brothers, friends, followers, again I am many thanking you for your very much liking and subscribing. ठीक है, इस तरह हंसते रहिए और लाइक करते रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, तो हम एक क्लासिफिकेशन करेंगे, इसकी बेस होती है, आखिर किस बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, दो आदमी के बीच में होती है, इसेंशियल्स होनी चाहिए, वो फुलफिल हो गया। तो कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में इस क्लास में मैं डिटेल्स बताने जा रहा हूं, जो आप ध्यान से समझेंगे। तो क्लासिफिकेशन 3 एंगल्स हम करेंगे। क्या? अकॉर्डिंग टू नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, according to validity. Number next, formation. Number 3, performance. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम डिवाइड करते हैं
टाइप्स बताने के लिए, नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, नंबर 3 इज ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। चलिए, बड़ी अच्छी बात है, इंटरेस्टिंग है, अब आप ध्यान से समझेंगे तो मैं बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, वेरी सिंपल, बहुत मजेदार क्लासेस होने जा रही है, आप लोग ध्यान से और हंसते हंसाते समझें। काफी कम समय लेते हुए मैं जल्दी से पूरा करता हूं। अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी हम कॉन्ट्रैक्ट को 3 टाइप से बांटेंगे। नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 void contract, number 3 voidable contract। ठीक है, समझ रहे हैं बात आप लोग ध्यान से? तो अब देखेंगे कि वैलिडिटी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी द कॉन्ट्रैक्ट में भी 3 टाइप, 1 2 3, दैट इज वैलिड, void एंड voidable कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसको कहते हैं? सिंपल बात, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की अंडर सेक्शन 10 जो इसेंशियल एलिमेंट्स की फुलफिल करेगा, दैट विल बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप सबको पता होना चाहिए कि अंडर सेक्शन 10 में क्या क्या होती है। तो वो जो है ना पॉइंट, देयर मस्ट बी 2 पार्टी, देयर मस्ट बी लीगल ऑब्जेक्ट, इसे बताया था पिछले क्लास में डिस्कस किया। जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को फुलफिल करता हो, जो इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करता हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान जाएंगे। इस बारे में जानने के लिए आपको पिछले क्लास मेरी वीडियो देखनी होगी, मैं बाद बहुत डिस्कशन से बहुत समय लेके बताया हूं। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो ये देखिए बता दे रहा हूं, अंडर सेक्शन 10 को ओके बोलेगा, और ये अंडर सेक्शन 10 को नहीं करेगा फुलफिल। जो अंडर सेक्शन 10 मींस एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है, वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे क्या होगा, object of the contract was not legal, there was not any 2 party, okay, there is not validity, there was बहुत सारे जो हमने बताया था पिछले क्लास में, वो देख लेंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा। अब आपको जानने की जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इसके बारे में बताना चाहता हूं। ये देखेंगे, इसके बारे में डिटेल्स बताना आज बताऊंगा, क्योंकि देखिए वैलिड सबको पता है, जो वैलिड होगी, जो वाइड होगी, जो वैलिड नहीं होगी, जो वैलिड नहीं वो वाइड होगा, और जो वैलिड होगा मींस जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, ये इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। ये क्या चीज है? थर्ड वाला बात ये जानना चाहिए सभी को कि वाइडेबल क्या है। सर आप बोले वैलिड और वाइड, ये वाइडेबल कहां से आ गया? जी हाँ, यही मेन चीज जानना चाहिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हर आदमी को। हम जितने लॉ के आदमी हैं, जितने एडवोकेट लोग हैं, ये सब इसके बारे में बहुत अधिक स्ट्रेस रखते हैं कि व्हाट इज द वाइडेबल क्या है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट में बताने के लिए। अगर आप लोग नोट कर ले तो मैं दूसरा बताने जा रहा हूं। वाइडेबल ऐसे बताता हूं। देखिए वाइडेबल है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तो वैलिड है। मैं फिर से बता रहा हूं, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which is at present valid, at the same moment in your hand it is seems that it is very valid, but in future when the process is going on that will be not enforceable by law। जो आज तो वैलिड दिखता है लेकिन भविष्य में वैलिड नहीं रहेगा, वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। सर बड़ी अच्छी बात बता दी आपने, अभी तो वैलिड तो सब जिंदगी होना चाहिए वैलिड, भविष्य में कैसे अनवैलिड हो जाएगा, ये इलीगल हो जाएगा? हाँ जी होता है, यही चीज तो आपको समझना है। लॉ पेपर इसलिए स्कोरिंग है कि इसके एक एक पॉइंट को हम लोग समझें। नाउ अब अगेन आई एम डिस्कस वाइडेबल एग्रीमेंट आर सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट
which is at present, at this moment, seems to be valid one, but in future, after certain condition and situations, it term as a void. Its term or it becomes void. That is called voidable. तो छोटा सा एग्जाम्पल बता दें आपको, छोटा सा उदाहरण बता दें. मान लीजिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया जो कि कोएरिशन में किया हो, जहां पे फ्री कॉन्सेंट नहीं हो, मिसचीफ से किया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से किया हो, मिस्टेकली किया हो, ये आज तो लगे आपको, लेकिन इन फ्यूचर वो वाइडेबल हो जाएगा. अब सर यहां क्रिटिकल चीज क्या है जानने की कि वाइडेबल कब होगा. मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं, उदाहरण के लिए जैसे डीके और कृति दो जने हैं. डीके ने कृति को जमीन या प्लॉट या कार सेल किया 70,000 में, रुपीज 70,000 में डीके ने कृति को कार दे दिया. लेकिन बाद में जाना गया वो कार का कीमत 4,20,000 रुपया था और 70,000 में डीके ने कृति को अपना कार दे दिया. ठीक है, तो सब समझ रहे, ठीक है, वो 70,000 मिल गया. लेकिन बाद में मालूम पड़ा डीके ने अपनी कॉन्सेंट फ्री कॉन्सेंट में नहीं दी थी, वो अंडर द कोएरिशन दिया था. कोएरिशन मैं जो बताया था, दैट मीन्स द कॉन्सेंट वाज गिवन, दैट कॉन्सेंट वाज नॉट फ्री consent. The consent was not free consent. That means क्या हुआ कि वो under the coercion दिया था, means threat of life, threat of prestige, threat of money. Okay, monetary loss. तो वो अपनी मान हानि, प्राण हानि और धन हानि के डर से अपना ये सौदा 70,000 में कर दिया था, जबकि वो 4,20,000 की कार थी. नाउ क्वेश्चन इज दैट, अगर वो कर दिया तो कर दिया, ये प्रूफ कैसे होगा कि वो उसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं थी. जी हाँ, ये इनकी लायबिलिटी बनती है. डीके जिन्होंने सेल किया है ये उनकी दायित्व बनती है. इट गोज ऑन डीकेज दैट व्हेन डीके इज गोइंग टू express their views before higher judicial authority or any legal authority that this was happened on certain days which was not agreed, but under the coercion nature of thought, under the coercion my consent was not free. अब इनकी लायबिलिटी होती कि अपनी क्वेश्चन को से करेंगे, बताएंगे, फील करेंगे, देन इट विल बी वाइड, तब ये कैंसिल हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा. ठीक है, तो लायबिलिटी यहां आती है डीके के पास. तो दैट इज एग्जांपल कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आर सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट signifies today that it seems okay, but in future any point which is coming under section 10, that is essential elements of contract under this act, is not going to fulfill. So any act or contract which is not done freely or under the coercive nature of action, in future it will be voidable contract. Okay, तो ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन. ओके, तो इसके दो टाइप होते हैं. वन इज एक्सप्रेस्ड कॉन्ट्रैक्ट
Number two is implied contract. According to formation, the contract is divided or classified in two ways. Number one is express contract, number two is implied contract. ठीक है, अब बताएंगे सर ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जी हाँ, छोटी सी बात है, कोई इसमें हेडेक की बात नहीं है। एक्सप्रेस क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, विच यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस मींस से, मींस अपने वर्ड में कुछ एक्सप्रेस करना। इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट जो आपने एक्सप्रेसली कह दिया, एक्सप्रेस किया, वो कॉन्ट्रैक्ट आती है एक्सप्रेस में। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मींस क्या, जो बाय इम्प्लीकेशन होता है, जो बाय इम्प्लीकेशन होता है। मैं इसका आपको समझाऊंगा बाय एग्जांपल, तो आप क्लियर हो जाएंगे। एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड एंड क्लैरिफाइज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेटिस्फाई ऑल एसेंशियल्स ऑफ अंडर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 is known as the express contract. It is by spoken, it is by spoken or written. It is by spoken or written. It is by spoken or written. ये एक्सप्रेस जो किया, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त किया, अपनी विचार को व्यक्त किया, that is coming under the expression view. And implied means it is implied by the nature, by the substance, by the condition, implied by the condition which is coming under the these categories. Example, based one example होगा, then हमने बताया expressed contract क्या है, जो आपने एक्सप्रेस किया अपनी व्यूज, मुझे ऐसा करने से ऐसा होता, ऐसा करने से अच्छा होता, तो इट में भी स्पोकन और रिटेन। इम्प्लाइड जानना चाहिए। इम्प्लाइड क्या होता है, अंडर सेक्शन 9 डिफाइन किया गया, अंडर सेक्शन 9 डिफाइन किया गया है। व्हाट इज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट? उदाहरण के लिए बता रहा हूं मैं, डीके के फार्म हाउस में आग लग गया। डीके ने फायर ब्रिगेड को खबर दिया, ठीक है, फायर ब्रिगेड आई, डीके की गोदाम को बुझा दिया। डीके की गोदाम फ्री जोन में नहीं आता, इसलिए बाय इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट फायर ब्रिगेड तो अपना काम करके चल गया अंडर द सोसाइटी सेफ्टी एक्ट। बाय इंप्लीकेशन कॉन्ट्रैक्ट डीके को फायर ब्रिगेड की चार्जेस देनी चाहिए। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, फिर ये कहां से कॉन्ट्रैक्ट आ गया? जी हाँ, दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज द इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलरली एक्सप्रेशन के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनी होती है, जो एक्सप्रेस की जाती है, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है, जो स्पोकन हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। मेरी व्यूज थी, मैं ऐसा करता तो अच्छा होता, तो हमने ए को कहा भाई कर लो ऐसा, बी ने कहा कि सर ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो देयर इज एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? नंबर थर्ड आता है इसमें क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। हमें लग रहा है इसमें आप लोग समझ पाए होंगे, इसमें कोई घबराने की कोई बात नहीं, छोटी सामान्य बात है। जो आपकी एक्सप्रेशन में आती है उससे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और जो इम्प्लीकेशन में आती है, जो कि बाय इंप्लाइड होता है, अभी बताया ना हमने कि उनकी फायर सर्विस आई, उनकी गोदाम को बुझाया, ठीक है, वो फ्री जोन में नहीं था, फिर भी ये दायित्व तो बनता है डीके को कि उनकी फायर सर्विस की चार्ज को देने का। दैट इज कॉल्ड इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। पहले तो नहीं थी, लेकिन देना चाहिए। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये जानना जरूरी है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, देखिए, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट है। आप लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं तो पूरी डिटेल्स पढ़ लीजिए, ये हर क्लासेस में काम में आएंगे, जहां भी जाएंगे आप, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम देंगे तो ये चीज पोर्शन को लोग कम जाते हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान देना चाहिए आप सभी को। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्टली सेज इन लॉ दैट इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट। Quasi contract is strictly mentioned that it is
not a contract, but it is created by the law. But it is created by the law. That is why it is known as quasi contract. अगर आप चाहेंगे तो इसकी डिफिनेशन मैं कह दे रहा हूं, आप दोबारा लिख सकते हैं या मैं लिख सकता हूं. तो पहली बात क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज strictly says that it is not a simple contract, it is such type of contract which is created by the law, which is created by the law. Example, डीके मिस्टेकली कोई गुड्स कृति के घर छोड़ दिया. डीके बाय मिस्टेकली कृति के घर वो गुड्स छोड़ दिया. कृति उस चीज को यूज कर रही थी. कृति उस चीज की यूज कर रही थी. नाउ द कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द डीके एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट ना होनी चाहिए, लेकिन कृति इसकी यूज कर रही थी. तो बाय लॉ व्हाइल ही इज गोइंग टू यूज, कृति इज लिएबल टू बियर ऑल लीगल रिलेशनशिप विद दैट कॉन्ट्रैक्ट. सो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ती है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, ये क्रिएटेड बाय द लॉ. आप इस चीज को यूज कर रहे हैं तो इसकी रिस्क और लायबिलिटी आप पे होती है, भले वो चीज आपका नहीं हो, किसी और का हो. इन फ्यूचर आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. एट कंक्लूजन वी कैन से दैट क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज सच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट which is not a contract at all. It is created by the law according to international entered party. Internationally entered party. Thank you. अब चलते हैं next. Classification of contract according to performance. According to performance. According to performance, contract can be divided in two ways. Number one is executed contract. Number second is executory contract. Simple meaning, the contract which is executed by legal bodies or court. The contract which is executed by legal body or the court is known as executed contract. And executory contract means which will be in future executed by the executor, executed by the executor. So these small type, executed and executory, both are governed by a court of law. Both are governed by the court of law. Clear? तो वेरी सिंपल. ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है. जब कोर्ट कोई ऑर्डर देता है, कोर्ट की मजिस्ट्रेट इसकी एग्जीक्यूशन करते हैं. जब अगर एग्जीक्यूशन हो जाती तो एग्जीक्यूटेड होता है, अगर एग्जीक्यूटेड होने वाली है तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस देयर आर दिस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. एक और होता है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. ये देखिए, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है, ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होता है. इट इज एक्चुअली इट इज ऑर्डर्ड कॉन्ट्रैक्ट. इट इज ऑर्डर्ड कॉन्ट्रैक्ट. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट. आपको ये ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों पार्टी को मानना ही पड़ेगा. दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो गवर्न्ड बाय अंडर दिस कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? जैसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं यूनिलैटरल क्या हुआ. जैसे इसकी उदाहरण समझ लो आप. मिस्टर ए को कहीं जाना था, यहां से पटना जाना था. यहां से लगेज ले गए, कूली ले गया. कूली उसे उनकी लगेज गाड़ी से उठा करके ट्रेन के अंदर पहुंचाया. क्या पहले से कोई कॉन्ट्रैक्ट थी कि पैसे दूंगा? जी नहीं. कूली सामान रख दिया, उसकी चार्ज देनी पड़ेगी इन्हें. कूली का दायित्व तो बना था उनकी सामान सेफ्टी से ले जाए और उनकी लगेज को ठीक जगह पर रखे जहां वो चाहते थे. और उसके बाद
ए का दायित्व बनता था उस कूली को पे करना, और उन्होंने पे किया। द रीजनेबल चार्जेस विच इज आस्क्ड बाय द कूली। So this type of contract is known as the unilateral contract। तो आज हमने ये बताया कि कितने टाइप की कॉन्ट्रैक्ट होती है, थोड़ा सा और बचा है जो कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ होती है। देखेंगे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे ठीक से समझेंगे और ठीक से समझ में आए तो। मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी अपनी भाषा में इसे धीरे धीरे पार्ट पार्ट करके समझाने का। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, ठीक है। पहले वाली वीडियो बहुत सारे लोग लाइक किए और सब्सक्राइब किए, मैं उनका पुनः अपने भरे दिल से धन्यवाद, थैंक यू देना चाहता हूं। सारे मिस, सारे सर, सारे फ्रेंड, सारे स्टूडेंट जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए तो बना रहा हूं ये वीडियो में, कुछ अच्छाई डालने की कोशिश कर रहा हूं, कोशिश करूं इससे अच्छा भी बने। तो मैं उन सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और आशा करूंगा कि मेरी जो इसमें से अच्छाई लगे वो अच्छाइयों को लेंगे आप और इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए लास्ट पार्ट में बता रहा हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। सिंपल बात है, इसमें दो ही टाइप के होते हैं, इसकी दो ही है, क्या है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। बहुत अच्छी छोटी सी पॉइंट आप ध्यान में समझ लेंगे कि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉज दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट माना गया, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट, एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स होता है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो पहले चली आई रहती है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू रिव्यू एंड अगेन। तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। या अकॉर्डिंग टू कॉमन सील होता है, या अंडर द सील कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। और सिंपल कॉन्ट्रैक्ट इज क्या होता है? सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा पहले फॉर्मल समझ लिए, जो अंडर द सील होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट अंडर द स्टाम्प होगा, सील होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। क्या सील मतलब क्या? जो पहले से किसी अंडर कंपनी के साथ चली जा रही है, वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट चली जा रही है रिव्यू होने के बाद, उसकी वेरिफिकेशन होने के बाद। और क्या दूसरी होती है? जो कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड्स, अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड, पहले की रिकॉर्ड के अनुसार इनकी कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू होती रहती है, तो वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अकॉर्डिंग टू सील वो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो? जो फॉर्मल नहीं हो। सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वही कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो। ठीक है, क्लियर? तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जो दो पार्टी होनी चाहिए, ए और बी, ए बी होनी चाहिए, बोथ आर सेटिस्फाई ऑल लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस, वही होनी चाहिए। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। तो आज आप सभी बंधु से मैं ये क्लास यही समाप्त कर रहा हूं और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, उसमें आप लाइक करें, उसको देखिएगा और इसको जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए ही वीडियो बनाता हूं, कोशिश कर रहा हूं इससे अच्छा बनाने का, और अच्छा तो है ही, अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा? डिफिनीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से लेकर के क्या लीगलिटी ऑब्जेक्ट होगी, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनती है और कितने टाइप्स होते हैं, तो ये डिटेल्स मैं बताया आपको। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स कहां कहां कैसे कैसे होती हैं, आप इसे दोबारा फिर से सुन के देख करके समझेंगे और लाइक करेंगे, पसंद करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करेंगे। ठीक है, विशिंग यू ऑल द बेस्ट। अच्छा रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और बाय बाय। लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, बाय।